मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में धर्म एस्ट्रो सॉल्यूशन में। और मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हम जानेंगे, पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे राशियों के नैसर्गिक गुण। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे कुछ और ज्योतिष के बृहद सूत्र। तो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। मेरे पीछे एक बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मैं कुछ जानकारियां देना चाहूँगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में नैसर्गिक गुण। तो उसी क्रम में हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो 12 राशियां हैं, उसमें 3 प्रकार के स्वभाव वाली राशियां होती हैं। एक चर राशि होती है, दूसरी अचर राशि, और तीसरी होती है द्वि स्वभाव या द्वि प्रकृति वाली राशियां। तो चर राशियों के क्रम में मित्रों 1, 4, 7 और 10, जो कि हो गई आपकी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशियां होती हैं। राशियों का मतलब क्या होता है कि चर राशियां मतलब जो चलायमान प्रकृति की होती हैं, जो जिन जातकों का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है उनकी, वो एडजस्टिंग नेचर की होती है। वो जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे मेष राशि को ले लें, तो मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है। इस राशि का जो जातक होगा या लग्न का जातक होगा, वो जैसे गुस्सैल प्रवृत्ति का हो सकता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, लेकिन उसकी प्रकृति में जो होती है वो चलायमान प्रवृत्ति की होती है। उसकी प्रकृति होती है एडजस्टिंग नेचर की होती है। वो गुस्से गुस्से में आएगा, कोई बात होगी तो हो सकता है वो अपना क्या एग्रेशन जाहिर करे, किसी बात से हो सकता है असंतुष्ट हो, लेकिन बाद में अगर उसको लगेगा कि वो चीजें तार्किक हैं, तर्कशील हैं, तो वो उस पर मान जाएगा। तो चर राशियों की ये विशेषता होती है। अब जैसे कर्क राशि होगी, तो कर्क राशि आपकी वो होती है, उसके जो स्वामी है वो चंद्रदेव होते हैं। तो वो ऐसे ही एडजस्टिंग नेचर के होते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही विनम्रशील होता है। बाकी आपकी तुला राशि एडजस्टिंग नेचर की है, वायु प्रकृति की है। थोड़े से जातक हो सकता है एग्रेसिव हो या फिर जिद्दी स्वभाव के हों, लेकिन उनके अंदर भी चलायमान प्रवृत्ति होती है, वो एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। बाकी आपकी 10वीं राशि हो गई आपकी मकर राशि, तो उनके स्वामी शनिदेव हैं, तो वो भी इस तरह के नेचर के होते हैं, एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। बाकी अचर राशियां होती हैं। अचर राशियां जो जिनमें जो चलायमान प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, जो जैसे कोई बात अगर उनके दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई, उसके बाद उनको आप कुछ भी समझा लेंगे या फिर कुछ भी क्या कहते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से तर्क दे लेंगे, लेकिन वो अपनी जो सोच है, जो अपनी बुद्धिमत्ता है, या फिर जिसके हिसाब से जो भी उन्होंने बातें जो तय की हैं, उस पे वो अडिग रहेंगे। तो अचर राशियां कौन कौन सी हैं? वो है 2, 5, 8 और 11, जिसमें है दूसरी जो राशि है वो वृष राशि, फिर उसके बाद सिंह राशि, फिर उसके बाद आपकी वृश्चिक राशि, फिर उसके बाद आपकी कुंभ राशि। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो जातक होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो चीजें उसने सोच ली हैं, वो उसको ठान के रहता है, उस पर अडिग रहता है। जैसे वृष राशि का जातक होता है, तो वृष राशि चूंकि वो है आपकी भूतत्व वाली राशि है, लेकिन फिर भी इस राशि का या फिर इस लग्न का जो जातक होता है, अपने चेहरे पे जैसे एक मुस्कान लिए होगा, सब कुछ रहेगा, उसके अंदर विनम्रता रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन आप उसको उसके फैसले से डिगा नहीं सकते हो। अगर उसने ठान लिया कि कोई चीज करनी है, तो वो उस पर विद्यमान रहेगा। आप कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो नहीं मान सकता। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रहा हूं। ऐसा ना इन राशियों की प्रकृति होती है, तो उसके हिसाब से लोग अपना जैसे डिसीजन होता है या फिर जो भी होता है, उनके तर्क के आधार पे जो भी डिसीजन लेते हैं, तो उस पर अडिग रहते हैं। मतलब एक एक ये राशियों का स्वभाव है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक तीसरी जो श्रेणी की जो राशि होती है, द्विस्वभाव वाली राशि होती है। तो द्विस्वभाव वाली राशियों में क्या है, आपका 4 राशियां हैं, जो कि आपकी पहली है मिथुन राशि, दूसरी है आपकी कन्या राशि, तीसरी है धनु, और चौथी है मीन राशि। मतलब आप देखेंगे मित्रों कि हर एक राशि की कैटेगरी में एक राशि वायु तत्व प्रधान होती है, एक राशि भूमि तत्व प्रधान होती है, एक अग्नि तत्व प्रधान होती है और एक जल तत्व प्रधान होती है।
तो इसमें देखिए आपकी जो राशियां हैं उसमें एक वायु तत्व प्रधान राशि है मिथुन राशि, जो द्वि स्वभाव वाली राशियां हैं। फिर छठी है कन्या राशि, जो जल तत्व जो आपकी भूमि तत्व वाली राशि है। और फिर उसके बाद धनु राशि है, जो अग्नि तत्व प्रधान वाली राशि है। और फिर 12वीं जो राशि है मीन राशि, जो जल तत्व प्रधान वाली राशि है। तो यहाँ पे जो जातक जो होता है, जो इन राशियों से या फिर इन लग्नों से जो बिलोंग करता है या फिर जो जुड़ा होता है, उनका जो स्वभाव होता है वो चर और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वो बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे समय और परिस्थिति के हिसाब से या फिर जैसी भी दुर्घटना है या फिर कोई घटना है या फिर कोई इंसिडेंट है, उसके हिसाब से उनका स्वभाव बदलता है। जैसे उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर या फिर किसी किसी पर्टिकुलर उसमें घटनाक्रम में उसमें एक डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए किसी के मत के हिसाब से, और उन्हें अगर उनका तर्क समझ में आ गया तो वो मान जाते हैं। और किसी पर्टिकुलर घटनाक्रम में अगर उनको लगता है कि नहीं मैं ही सही हूं या फिर मेरा ही तर्क सबसे उत्तम है, तो वो वहां पे समझौता नहीं करते हैं। तो ये एडजस्टिंग नेचर के भी होते हैं और कुछ मामलों में इनको रिजिड भी देखा गया है। तो ये हो गई आपकी की राशियों का जो नैसर्गिक गुण हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो आपका हमने ये डिस्कस कर लिया कि अब राशियों की प्रकृति में ये चर, अचर और द्वि स्वभाव वाली राशियां। अब मित्रों, मैं आपके सामने जो जन्मांक चक्र होता है, जन्मांक चक्र के एक एक जो घर होते हैं, किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, किस बात को दर्शाते हैं, वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। जैसे आपका ये जन्मांक चक्र है, जैसे ये आपका जन्मांक चक्र है, तो इसमें 12 घर होते हैं। इसमें 12 घर होते हैं। जो पहला घर होता है ये आपके शरीर का, आपकी जो आत्मा होती है, जो खुद का शरीर होता है, खुद का व्यक्तित्व होता है, उसको दर्शाता है। ये पहला घर सबसे प्रमुख घर माना जाता है, इसको लग्न बोलते हैं। इस लग्न में जैसे हो सकता है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है। ये बेसिकली राशियों को नहीं दर्शा रहा है, ये घर का नंबर है। तो यहाँ पे पहले भाव में कोई भी अंक लिखा हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी अंक लिखा हो सकता है। उससे ये पता चलता है कि वो जातक किस लग्न से संबंध रखता है, मतलब किस लग्न उसके लग्नेश कौन से हैं। अगर 1 नंबर लिखा होगा तो वो जातक मेष लग्न का होगा, अगर 2 नंबर लिखा होगा तो वृष लग्न का होगा, 3 नंबर लिखा होगा तो मिथुन लग्न का होगा। तो ये सब चीजें हम बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा कि कौन कौन से घर किस किस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो घर होता है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। दूसरा जो घर होता है ये वाणी का कारक होता है, ये कुटुंब का भी कारक होता है। फिर तीसरा जो घर होता है ये मेहनत कश जो होता है, पराक्रम का भाव होता है। चतुर्थ जो भाव होता है ये आपका भूमि भवन वाहन को रिप्रेजेंट करता है, ये इसको सुख भाव बोलते हैं। और बेसिकली ये माता का भी घर माना जाता है। तो ये चतुर्थ भाव एक केंद्र का, ये दूसरा जो भाव है, जो चतुर्थ भाव होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी जातक के जीवन में। अच्छा, पांचवा जो भाव होता है, पांचवा भाव जो बेसिकली क्या होता है, आपकी बुद्धि का होता है, संतान भाव को रिप्रेजेंट करता है। जो छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु और दुर्घटना को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि इसको त्रिक भाव बोलते हैं इसीलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इन भाव में कुछ जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है वो काफी अच्छी होती है। सातवां भाव होता है आपके साझेदार भाव का, जीवन साथी भाव होता है, आपके मित्रों का, आपकी साझेदारी का, आपके बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आठवां जो भाव होता है बेसिकली ये मृत्यु भाव होता है। और इससे एक दो चीजें और देखते हैं इससे, जैसे कोई जातक अगर विवाहित है तो उसके ससुराल का भी भाव होता है। और कोई जातक जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च या डेवलपमेंट में लगा है, उस चीज को भी इस भाव से देखते हैं। और कुछ जातक ऐसे होते हैं जो जैसे ब्लैक मैजिक या फिर तंत्र या फिर टोटके या फिर जादू, इन सब चीजों में रुचि रखते हैं, तो उस चीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पर्टिकुलर ग्रह की अगर प्लेसमेंट अगर उस जगह है तो हो सकता है जातक इन सब चीजों में जैसे महारत हासिल कर ले। तो आठवां भाव इस चीज को करता है रिप्रेजेंट। नवां भाव जो होता है धर्म का भाव होता है, आपके भाग्य का भी भाव होता है।
और इसमें बेसिकली ये जो भाव होता है, जो इसको त्रिकोण भाव बोलते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि आपकी भागेश का ये भाव होता है। तो इससे पता चलता है कि जातक कितना भाग्यशाली है, कितना आगे चल के भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म में उसकी रुचि कैसी है, ये इन सब चीजों का प्रिडिक्शन होता है। बाकी आपका जो 10वां भाव होता है, ये बेसिकली पिता का भाव होता है, आपके कर्म का भाव होता है कि आप किस क्षेत्र में कर्म करोगे, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको। 11वां भाव जो होता है वो बेसिकली आपके आय का भाव होता है, आय का भाव होता है, और उसमें ये पता चलता है कि आपकी जो चीजें हैं, मतलब कि आप कोई भी काम, जैसे कोई भी प्रोफेशन में हैं, तो आपकी आय कैसे हो रही है, या फिर और भी अन्य आय के साधन कैसे हैं। अच्छा, 12वां जो भाव होता है ये बेसिकली व्यय भाव होता है। तो व्यय भाव होता है, इसमें जैसे मान लीजिए कि हर तरह के व्यय का विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर जैसे मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया, या फिर किसी और तरीके का व्यय हो गया, आप अपनी सुविधाओं पे या फिर किसी और चीज पे खर्च करते हैं, तो इन सब चीजों को देखा जाता है। 12वां भाव विदेश गमन का भी भाव माना जाता है, और इससे यात्रा का भी वो किया जाता है, मतलब इससे यात्रा को भी डिपिक्ट किया जाता है। और ये जैसे मान लीजिए कि वही जातक अगर बुरे कर्मों में लिप्त है, तो ये जेल यात्रा का भी भाव माना जाता है। अच्छा मित्रों, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये बेसिकली जो दूसरा भाव होता है, इसे धन भाव भी बोलते हैं। कुटुंब, वाणी और धन का भी भाव होता है। धन वो जो आप कमा के रखते हैं, जो कमा के आप संचित रखते हैं, उसको धन बोलते हैं। तो ये दूसरा भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है। तो इस तरह से करके मैंने 12 भावों के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन से भाव क्या क्या चीजें दर्शाते हैं। अब उसके अगले वाले वीडियो में हम धीरे धीरे शुरू करेंगे कि जैसे मेष लग्न में कौन से ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी होती है, कौन से ग्रहों की प्लेसमेंट नहीं अच्छी होती है, या फिर कौन से ग्रहों को सही किया जा सकता है। इस तरह से हम आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे, ताकि आप भी समझ सकें, मतलब कि ये इतना जटिल नहीं है जितना देखने में आता है। ये इसको समझा जा सकता है और इसका समाधान भी किया जा सकता है। तो मित्रों, आज धनतेरस है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस की। आज चूंकि शनिवार है, तो इसी वजह से आज लोहे के या फिर स्टील के बर्तनों को खरीदना अवॉइड करें, क्योंकि शनिवार के दिन ये शुभ नहीं माना जाता। और सरसों के तेल को भी ना खरीदें। इसके बदले आप सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, और बर्तन भी खरीद सकते हैं, और साबुत धनिया खरीद सकते हैं, और नमक खरीद सकें अगर खरीद लें तो। और इसके अलावा झाड़ू भी खरीद लें। तो इन सब चीज़ों को खरीदने से और इन सब चीज़ों को खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। बाकी आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, उनको मीठे का भोग लगाएं, या फिर हो सकता है मीठी खीर अगर आपसे हो पाए तो मीठी खीर का भोग लगाएं, और श्री सूक्त का पाठ जरूर करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। माँ लक्ष्मी आप सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और आप खुशहाल रहें। बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।